Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about golfer elbow. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्फर एल्बो के बारे में। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि फीमेल एथलीट्स डाइट और क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो गोल्फर एल्बो में जो आज हम पढ़ेंगे उसका जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में, उसके कॉज के बारे में, उसके साइन सिम्टम्स के बारे में, कुछ स्पेशल टेस्ट एंड असेसमेंट एंड लास्ट इज अ मैनेजमेंट। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। गोल्फर एल्बो एक्चुअल है क्या? गोल्फर एल्बो का हम अनदर नेम से मीडियल इपिकॉन्डलिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो मीडियल इपिकॉन्डल होता है हमारे ह्यूमरस का, जो कि हमारे एल्बो जॉइंट पे, वहाँ पे कॉन्डल, हमारा जो मीडियल एपिकॉन्डल है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। पेशेंट की कंप्लेंट रहती है यहाँ पे पेन हो रहा है, इरिटेशंस हो रहा है। तो ये क्यों होता है? जो हमारे गोल्फर प्लेयर होते हैं उन्हें बार बार उन्हें एक्टिविटी, रैपिटेटिव एक्टिविटीज़ करनी होती है, लाइक थ्रोइंग करना होता है, बार बार उनको थ्रोअर्स। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या होता है कि बार बार वहाँ पे इरिटेशंस होते हैं। जो हमारे टेंडेंस है, जो हमारे वहाँ पे बार बार उन पे एक प्रेशर पड़ता है, एक फोर्स पड़ता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम इसे मीडियल इपिकॉन्डलाइटिस बोलते हैं। एंड लेटरल इपिकॉन्डल, जैसे कि आप जानते ही हैं, टेनिस एल्बो को बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे लेटरल एपिकॉन्डल पे पेन होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मीडियल एपिकॉन्डलिस के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है गोल्फर एल्बो मीडियल एपिकॉन्डलिस इज अ सिमिलर इंजरी ऑफ द टेनिस एल्बो, ओनली इट अफेक्ट द इनसाइड ऑफ योर एल्बो। ये क्या अफेक्ट होता है? हमारे इनसाइड मीन्स मीडियल साइड। गोल्फर एल्बो इज अ मोर कॉमन इन अ थ्रोअर्स एल्बो भी बोलते हैं इसे, एंड गोल्फर एंड द निकनेम्स विच इट इज लेस कॉमनली फाउंड कंपेयर टू द टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो बहुत ज़्यादा कॉमनली इसके केसेस हमें देखने को मिलते हैं कंपेरिजन टू द गोल्फर एल्बो। इट्स मोस्ट कॉमन इन अ पीपल ओल्डर देन अ 35। ओके, अब हम समझते हैं इसके थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में, क्या है एक्चुअल। गोल्फर एल्बो इज अ कंडीशंस दैट कॉज पेन वेयर द टेंडन ऑफ योर फोर आर्म मसल्स अटैच टू द बॉडी बम्प्स ऑन द इनसाइड ऑफ योर एल्बो। तो जो हमारी फोर आर्म की मसल्स होती है, जिनके जो मीडियल एपिकॉन्डल्स है, जिनका ऑर्जिन्स होता है, तो वहाँ पे जो मसल्स के बार बार टेंडन होते हैं वो बार बार एक रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से बार बार वहाँ पे इरिटेट होते हैं, तो वो कॉज करते हैं, वहाँ पे पेन को कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशंस को कॉज करते हैं। तो ये हमारी बोन्स है, वहाँ के जो टेंडन्स है, वो बार बार इरिटेशन होता है, बार बार उनका वहाँ पे एक फ्रिक्शन सा होता है। तो उस कंडीशन से वहाँ इन्फ्लेमेशंस हो जाता है। उस कंडीशन से पेशेंट को पेन रहेगा, पेशेंट कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर पाता, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। लाइक हमारे रिस्ट जॉइंट का हो गया, फ्लेक्सर मूवमेंट हो गया, एक्सटेंसर मूवमेंट हो गया, इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। तो इनसाइड ऑफ योर एल्बो द पेन माइट स्प्रेड इन योर फोर आर्म एंड रिस्ट। और पेन क्या होता है कि हमारी स्प्रेड कर जाता है, हमारे फोर आर्म में पेन होता है, सुपिनेटन प्रोनेशंस करने में पेशेंट को पेन होता है, रिस्ट के मूवमेंट्स एंड रिस्ट फ्लेक्सर एक्सटेंशन करने में मूवमेंट्स होता है, कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में प्रॉब्लम्स होती है। ओके, द पेन ऑफ अ गोल्फर एल्बो कैन कम ऑन अ सडनली और अ ग्रेजुअली। द पेन माइट अ वर्सन दैट विद इन अ सर्टेन मूवमेंट्स सच एज स्विंगिंग और गोल्फ क्लब। जब हम फिर से ये जब पेन ज़्यादा वर्ष कब करता है, जब हम गोल्फ क्लब होता है उसे हम स्विंग करते हैं। जैसे ही हम स्विंग करते हैं, हमने थ्रो किया बॉल को एंड देन स्विंग किया, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हमारे पेन होता है। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए वर्ष होती है, पेनफुल होती है। नेक्स्ट इधर समझते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या क्या है, क्या क्या इसके कॉज है। तो इज़ अ ओवर यूज सिंड्रोम है, क्योंकि ये बार बार ओवर यूज हम इसका यूज़ कर रहे हैं, मीडियल एपिकॉन्डल का रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पे हमारी बोन है और टेंडन है, एक दूसरे से फ्रिक्शन हुए हैं। ओके, तो it is an overuse syndrome in the throwing sports where it may be related to the repetitive valgus stress। ये क्या है valgus stress? आई होप आप समझते होंगे कि valgus stress हमेशा मीडियल साइड, लैटरल टू मीडियल जब हमारा फोर्स पड़ता है तो उसे हम valgus stress बोलते हैं। ओके, अलॉन्ग विद अ प्रोनेशन एंड विद अ रिस्ट फ्लेक्शन। तो क्या होता है, जब प्रोनेशन, जैसे हम सुपिनेशन से पेशेंट को प्रोनेशंस कराते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसे हम रिस्ट एक्सटेंशन से रिस्ट फ्लेक्शन की ओर कराते हैं मूवमेंट्स, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत पेन होता है। कहाँ पे पेन होता है? मीडियल एपिकॉन्डल पे। गोल्फ प्लेयर्स स्पेशली दिस हु कंटिन्यूसली टेक डिवोट्स आउट ऑफ द ग्राउंड। और वो क्या करते हैं, फिर वहाँ से ग्राउंड से
ग्राउंड को छोड़ देते हैं, वो फिर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन की वजह से। क्या-क्या इटियोलॉजी हो सकती है इसकी? डीजनरेशन चेंजेस भी हो सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ओनली ट्रॉमेटिक कंडीशंस हुई हो, डीजनरेटिव के चेंजेस भी हो सकते हैं। ओवर एंड रेपिटेटिव यूज़ रिस्ट एंड एल्बो, रेपिटेटिव फ्लेक्शन, ग्रिपिंग और स्विंगिंग कैन कॉज़ पुल और टिनी टियर्स इन द टेंडन्स। बार-बार रेपिटेटिव्स की वजह से बार-बार आप फ्लेक्स कर रहे हैं, बार-बार स्विंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशंस में क्या हुआ कि हमारे जो टेंडन्स है, उनके जो जितने जो वेसल्स उनके आस-पास होते हैं, टेंडन्स है वो टियर हो जाते हैं, वेसल्स है वो रप्चर्स हो जाती है। ओके, एनी repetitive hand, wrist or forearm motion can lead to a golfer elbow. Okay, and carpenters like ज़रूरी नहीं है कि golfers प्लेयर में ही ये देखने को मिले। जो कारपेंटर्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, हाउस वाइफ है, कुकिंग्स, तो ये ऐसे लोगों में भी देखने को मिलता है क्योंकि इनका जो एक्टिविटीज़ होती है वो रेपिटेटिव होती है। कारपेंटर्स का काम क्या होता है, वो बार बार किसी को हथौड़े से हिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बार-बार उनका यूज़ हो रहा है, रेपिटेटिव यूज़ हो रहा है, बार-बार वो कोई भी कील हो गया या फर्नीचर्स हो गए, तो उसको जब वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी होती है, बार-बार फ़ोर्स कर देना होता है। तो मीडियल एपिकॉन्डल्स में क्या होता है, उसके जो टेंडन्स हैं, वो धीरे-धीरे रप्चर्स हो जाते हैं एंड वहाँ पे उन लोगों को पेशेंट को जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। प्लम्बर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, जो वाइब्रेटर वाली मशीन्स का यूज़ करते हैं, मैकेनिक्स जो उनमें ये देखने को मिलता है। ओके, एंड जो कि जो प्ल जैसे कि हमारे कारपेंटर्स है वो क्या करते हैं, लाइक स्क्रू ड्राइवर्स हैं, हैमर्स यूज़ करते हैं, रेकिंग पेंटर्स हो गए। सो ये और किन-किन लोगों में देखने को मिलता है, जैसे कि कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, मैकेनिक्स हो गए, हाउसवाइफ जो कि कुकिंग्स करती है। तो इनमें लोगों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये हमारे ओनली गोल्फर्स प्लेयर में ही नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारे अदर्स जो कि डेली हाउस होल्ड वाली चीज़ों को जो मॉडिफाइड करते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। तो कारपेंटर्स का क्या होता है कि बार-बार वो जब हिट करते हैं, लाइक हैमर से हिट करते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें देखने को मिले। प्लम्बर्स में क्या है, स्क्रूइंग करेंगे, मैकेनिक्स जो वाइब्रेटर्स मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बार-बार रेपिटेटिव मूवमेंट्स करने की वजह से उनके जो टेंडन्स हैं वो धीरे-धीरे टियर्ड हो जाते हैं। ओके, तो सम इनफैक्ट समटाइम्स कॉल्ड पिचर्स एल्बो, इसलिए इसे कभी-कभी हम क्या बोलते हैं, पिचर्स एल्बो। इस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अनदर नेम ऑफ द गोल्फर एल्बो। ओके, तो पिचर्स एल्बो भी बोलते हैं। पीपल हु मे आल्सो गेट इट यूजिंग टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स एंड रैकिंग एंड पेंटिंग। जो पेंटर्स होते हैं उन्हें भी देखने को मिलता है। रैकेट्स स्पोर्ट, जो रैकेट्स का यूज कर रहे हैं। ओके, थ्रोइंग स्पोर्ट्स, वेट ट्रेनिंग्स एंड फोर्सफुली repetitive occupational movement, these kind of fields such as a construction, plumbing and carpentry। तो इन लोगों में ये देखने को मिलता है। एंड क्या क्या इसके सिम्पटम्स क्या रहेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या है, पेशेंट का ये सिम्टम्स है वो आफ्टर टू 30 ईयर्स एज, उसके अबव ही आपको देखने को मिलेंगे। बोथ जेंडर आर अफेक्टेड। पेन ऑन अ मीडियल एरिया ऑफ द एल्बो जॉइंट, मीडियल साइड होगा, जैसे कि हमने आपको बताया मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस है तो पेन भी मीडियल साइड ही होगा। पेन व्हेन रिस्ट फ्लेक्शन, जब आप रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं, बैंड करते हैं, सुपिनेट प्रोनेशन करते हैं, सुपिनेशन से प्रोनेशंस करते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन होता है। एंड जैसे ही आप रिस्ट पेशेंट फ्लेक्स करेगा, आप रजिस्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा। ओके, and pain on a resisted wrist pronations, rotating inward thumb, sometimes fully strengthening the elbows is a difficulty because of a pain। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप सुपीरियर से प्रोनेट कराएंगे, पेशेंट को पेन होगा। पेशेंट यदि ग्रिप बना के पेशेंट सुपीरियर प्रोनेट कर रहा है, आप उसे रजिस्ट करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। तो ये कुछ अर्ली साइंस होते हैं जो कि मीडियल एपिकॉन्डल्स के होते हैं। आप इससे डायग्नोस भी कर सकते हैं पेशेंट को रजिस्टर्ड करा के। आप जैसे पेशेंट कोई एक्टिविटी आप बोले पेशेंट को फ्लेक्स करना है, आप उसे रजिस्ट करें। पेशेंट को एक्सटेंशन से रजिस्ट्रेशन फ्लेक्शन में जाना है तो आप रजिस्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप डायग्नोस करने में ये हेल्प करता है आपको कि पेशेंट को मीडियल एपिकॉन्डल सही क्या है। पेशेंट के ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेशेंट एक्टिविटीज़ जो डेली एक्टिविटीज़ है, पेशेंट उनमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। एंड क्या होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन होता है, नंबनेस भी पेशेंट को होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अल्लर नर्व होती है। हो सकता है हमारी अल्लर नर्व भी वहाँ पे इंजर्ड हो जाए, तो इसलिए टिंगलिंग एंड नंबनेस की कंप्लेंट भी पेशेंट की रहती है। पेशेंट को एल्बो को एक्सटेंड करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को पेन होता है फोर आर्म पे, रिस्ट पे। ओके, tingling sensation or numbness on the inside of your forearm and then
हैं लास्ट टू फिंगर जो हमारी, जिसे हम म्यूजिशियंस बोलते हैं, म्यूजिशियंस फिंगर होते हैं, जो कि हमारी लाइक लिटिल फिंगर हो गई और हमारी रिंग फिंगर हो गई। इन फिंगर्स में भी नमनेस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारी अल्नर नर्व यहाँ पे कंप्रेस कर जाती है। ओके। और क्या क्या देखने को आपको मिलेगा? टेंडरनेस है, स्पैज़म है, पेशेंट को टच करने में ही आपको पेन हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेशेंट टच नहीं करने देगा आपको। एंड मसल्स वीकनेस स्पेशली ऑफ द हैंड एंड द रिस्ट, स्टिफनेस, पेन और मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, एल्बो जॉइंट पेन व्हेन सिकिंग हैंड्स, पेन व्हेन फ्लेक्सिंग योर रिस्ट, जब भी आप रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन रहेगा। ओके। और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर आफ्टर एज ऑफ द 30 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, उसमें ये रिस्क रहेंगे। परफॉर्मिंग रेपिटेटिव एक्टिविटी एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे, 2 आवर्स अ डे, एंड ऑब्वियस पेशेंट है, स्मोकर है, प्रीवियस इंजरी हुई है, कोई इनकरेक्ट टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, यदि कोई स्पोर्ट्स पेशेंट है, स्पोर्ट्स का एथलीट्स है, या जैसे गोल्फर प्लेयर्स हो गया, यदि वो कोई इनकरेक्ट टेक्निक का यूज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़, अब हम समझते हैं कुछ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीटी असेसमेंट कैसे लेंगे। जब आपके पास पेशेंट आया, ये सारा तो हमने आपको बताया कि ऐसे ही कंडीशंस होती है। गोल्फर एल्बो क्या है, उसके कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास एक पेशेंट आ रहा है जिसे गोल्फर्स एल्बो का प्रॉब्लम है, मीन्स उसे मीडियल एपिकॉन्ड्राइटिस है। तो वो अपनी पेशेंट क्या आप करेंगे? आप पहले सब्जेक्टिव असेसमेंट लेंगे एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या करेंगे? आप पेशेंट को सबसे पहले, आपका जो मेन फोकस रहेगा पेशेंट को ऑब्जर्व करने का, एंड देन उसके बाद पाल्पेट करने का एंड एग्जामिन्स करने का। ओके। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या क्या करेंगे? पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, एंड देन उसकी फैमिली हिस्ट्री भी ले सकते हैं आप। एंड देन उसके बाद चीफ कंप्लेंट पेशेंट की क्या है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट्स के बारे में। सब्जेक्टिव असेसमेंट हिस्ट्री, चीप कंप्लेंट क्या रहेगी? पेशेंट की पेन है, स्टिफनेस है, वीकनेस है, पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे इस एरिया पे बहुत वीकनेस है, स्टिफनेस हो रहा है, मैं कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक टी कप नहीं ले होल्ड कर पा रहा हूँ, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, एंड हम ये वाली एक्टिविटीज़ प्लेइंग थ्रोइंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे ऐसी पेशेंट की कंप्लेंट रहेंगी आप। एंड ऑनसेट ऑफ अ पेन, जब आप पेन को बारे में पूछेंगे तो पेशेंट बताएगा आपको 24 to 74 आवर्स हो गए उसे पेन हो रहा है। जैसे कोई रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ करता है तो उसे कंटिन्यू पेन ही बना रहता है। ओके। एंड ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, कब क्या ड्यूरेशन से सिम क्या कब से है आपको ये सिम्टम्स, आप ये सारा हिस्ट्री में पेशेंट से पता करेंगे कि आपको कब से पेन हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करने पर आपको पेन हो रहा है, क्या आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, क्या आपके रिलीविंग फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जब आपको पेन नहीं होता है, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जब आपको पेन होता है। तो पेन का किस टाइप का पेन है, पेन का हम असेस भी करेंगे। ओके। एंड प्रीवियस इंजरी तो नहीं हुई है आपको कोई सी, एंड कंडीशन अफेक्ट द एल्बो और अपर लिम्स, कोई आपका प्रीवियस इंजरी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, कभी आपकी सर्जरी तो नहीं हुई है, ऑक्यूपेशन से क्या, ऑक्यूपेशंस क्या है आपका। सबसे मेन मोटिव तो ये हमारा पूछना होगा कि पेशेंट ऑक्यूपेशंस क्या है, पेशेंट करता क्या है, पेशेंट कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा है जो कि उसके लिए ये जो कॉज है उसका उसका एक्टिविटीज़ ही कॉज है, उसका जो ऑक्यूपेशन ही कॉज कर रहा है उसे। तो इसलिए हम एक्टिविटीज़ भी पेशेंट की पूछेंगे, ऑक्यूपेशंस भी पूछेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या है पेशेंट की वो पूछेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया हिस्ट्री के बारे में। अब हम समझते हैं इसके पेन असेसमेंट के बारे में। जब आप पेन असेसमेंट करेंगे तो उसमें पूरा पेन का फैक्टर्स लेंगे, आप पेन का वर्स स्केल से मेजर करेंगे कि पेशेंट को कितना पेन है। वर्स स्केल जिसे हम बोलते हैं विजुअल एनालॉग स्केल्स। ओके, इसे रेटिंग देते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में रेटिंग देते हैं। हम पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट की जो पेन का लोकेशंस क्या है, एरिया क्या है, पेशेंट को कहाँ पे पेन हो रहा है, लोकेशन पेन की अराउंड द मीडियल एपिकॉन्डल, पेन की इंटेंसिटी क्या है, पेन की इंटेंसिटी के लिए आपको वॉस स्केल का यूज़ करना होगा। पेन क्वालिटी में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सार पेन हो रहा है, डल पेन हो रहा है, थ्रोम्बिक पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, एचिंग पेन हो रहा है। एंड हम ये भी पूछ सकते हैं पेशेंट को नमनेस है, नमनेस तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट सेंसेशंस ठीक है, ये सारी चीज़ें हम असेस कर सकते हैं। पेन बिहेवियर कैसा है, पेन बहुत कंसिस्टेंटली हो रहा है, कंटिन्यू पेन हो रहा है, इंटरमिटेंट पेन है, मीन्स रुक रुक के पेन हो रहा है, थोड़ी देर पेन हुआ फिर नहीं हो रहा है, फिर पेन हो रहा है, ऐसा पेन है। तो ये सारा पेशेंट से हम असेस करेंगे तो हमें पता चलेगा। नेक्स्ट इज़ अ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट की कंडीशंस क्या है, पेशेंट का
फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, पेशेंट का वोल्ट कैसा है, पेशेंट की एक्टिविटीज़ क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पे एरिया में पेशेंट को स्वेलिंग है, रेडनेस है, विजुअल डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है कोई सी आपको देखने को मिल नहीं है कि कहीं उसकी डिफॉर्मिटीज़ है, कोई ओके कोई कॉन्टेक्चर्स है एंड बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होती है। आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑब्जर्व फॉर मसल्स एट्रोफी और एसिमेट्री ऑफ द फोर आर्म्स। ओके, नेक्स्ट इज अ पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या होता है, अभी ऑब्जर्वेशन में ओनली आपको ऑब्जर्व करना था, पेशेंट को टच नहीं करना था। अब हम समझते हैं पाल्पेशंस के बारे में। तो पाल्पेशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट को टच करके पाल्पेट करके फील कर सकते हैं कि पेशेंट को किस एरिया पे पॉइंट है, क्या पेशेंट का ट्रिगर पॉइंट है। तो पाल्पेट द मिडल एपिकॉन्डल एंड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज फॉर टेंडरनेस, स्टिफनेस एंड टेम्परेचर्स। रेंज ऑफ मोशंस क्या रहेगी, रेंज ऑफ मोशन में असिस्ट एक्टिव एंड पेसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट ऑफ द एल्बो, रिस्ट एंड अ फिंगर। आप एल्बो का, रिस्ट का, फिंगर का आप आरओएम करेंगे क्योंकि ये हमारा एग्जामिनेशन है बाय हेल्प ऑफ द गोनियोमीटर्स। कंपेयर करेंगे कॉन्टरलेटर फॉर abnormalities ऑफ जो हमारा नॉर्मल हैंड है उससे कंपेयर करेंगे कि रेंज कितना आया है, कितना रेंज डिस्टर्ब है। ओके, एंड देन एग्जामिनेशंस में हम क्या करते हैं, स्पेशल टेस्ट कराते हैं, हम रेंज ऑफ मोशन भी एग्जामिन करते हैं, हम पेशेंट का मसल्स गर्थ कितना है वो भी एग्जामिन कर सकते हैं, हम पेशेंट की स्ट्रेंथ कितना है वो हम एमएमटी के थ्रू कर सकते हैं। एंड हम स्पेशल टेस्ट कराते हैं। स्पेशल टेस्ट में हमारा फर्स्ट टेस्ट है गोल्फर एल्बो साइन। तो गोल्फर एल्बो साइन में क्या होता है, पेशेंट को इंडिकेट ये साइन है, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को किस एरिया पे पेन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को आप बोलेंगे, पेशेंट की सिटिंग पोजीशंस में होगा, रेस्टिंग पोजीशंस में होगा, पेशेंट का जो एल्बो है वो 90 डिग्री पे फ्लेक्स होगा। एंड देन आप क्या करेंगे, पेशेंट को बस इतना बोलना है कि आपको पेशेंट नहीं कर पा रहा है, एक्टिवली नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, पैसिवली पेशेंट को सुपीरियर से प्रोनेट कराना है। बस इतना ही पेशेंट को कराना है। इतने में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यस मीडियल एपिकॉन्डलाइटिस है, या प्रोनेशन से आप सुपिनेशन भी करा सकते हैं। पेशेंट इज सिटिंग विद एल्बो 90 डिग्री एंड सपोर्टेड पैसिवली सुपिनेट फॉरआर्म एंड एक्सटेंड रिस्ट एंड एल्बो। और क्या करना है कि एक्सटेंशन कराना है। अभी क्या था, 90 डिग्री फ्लेक्स था एल्बो, एंड देन आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि एक्सटेंड करना है। पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो आपको पैसिवली पेशेंट के एल्बो को एक्सटेंड कराना है। एल्बो के साथ साथ आपको रिस्ट को भी एक्सटेंशन कराना है। क्या आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, पेन ओवर द मिडल एपिकॉन्डाइल सजेस्ट एपिकॉन्डाइलर पैथोलॉजी मीन्स अ गोल्फर एल्बो। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा रिवर्स कोजिन टेस्ट। कोजिन टेस्ट जो होता है वो हम टेनिस एल्बो के लिए कराते हैं, जिसमें कि हम लेटरल एपिकॉन्डाइलस को पता करते हैं। उसमें हम क्या कराते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट को बोलते हैं कि आपको रिस्ट को एक्सटेंड करना है और आप रेजिस्टेंस देंगे। जब आप रेजिस्टेंस देंगे तो पेशेंट को लेटरल एपिकॉन्डाइल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जस्ट उसके अपोजिट है, रिवर्स है। तो यहाँ पे आप क्या कराएंगे, रिस्ट को फ्लेक्सन कराएंगे। फ्लेक्सन कराने के बाद पेशेंट को आपको बोलना है कि आपको एक्सटेंड करना है, तो आपको वहाँ रेजिस्टेंस देना है। यहाँ पे आप यू कैन सी दिस डायग्राम कि यहाँ पे आप पेशेंट को रजिस्ट कर रहे हैं, तो रजिस्ट करने में पेशेंट को मीडियल एपिकॉन्डाइल पे पेन रहेगा। तो इंडिकेट मीडियल एपिकॉन्डाइटिस प्रोसीजर क्या रहेगा, पेशेंट इज प्रोसीजर रहेगा कि आपको द पेशेंट इज अ सीटेड, पेशेंट सिटिंग पोजीशंस में होगा। द एग्जामिनर पाल्पेट द मीडियल एपिकॉन्डाइल, पहले पाल्पेट करेगा मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड वन हैंड को प्लेस करेगा हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल, उसे हमारे वो हैंड से क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा हमारे एल्बो जॉइंट को। एंड देन पेशेंट मेक एंड आस्क पेशेंट टू मेक अ फिस्ट एंड फ्लैक्स देयर रिस्ट टुगेदर विद अ स्लाइटली अलर डेविएशन। पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या करना है कि फ्लेक्सर करना है, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा अलर डेविएशन करना है। अलर डेविएशन के साथ साथ पेशेंट को क्या करना है कि उसे पेशेंट सॉरी थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसे रजिस्टेंस करेगा। थेरेपिस्ट कर सकता है, यदि पेशेंट एक्टिवली कर पा रहा है तो पेशेंट एक्टिवली खुद से ही रजिस्ट करेगा, तो इस कंडीशन में पेशेंट को पेन रहेगा। अदर हैंड इज अ प्लेस्ड ओवर द पेशेंट फिस्ट, एग्जामिनर अटेम्प्ट टू पुल द पेशेंट रिस्ट इनटू द एक्सटेंसर्स। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें असेसमेंट में, एक्यूट स्टीविंग पेन ओवर द मीडियल एपिकॉन्डाइल सजेस्ट मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस। नेक्स्ट इज अ फोर आर्म एक्सटेंशन टेस्ट। फोर आर्म एक्सटेंशन टेस्ट में क्या है कि पेशेंट की जो पोजीशंस रहेगी वो सिटिंग पोजीशंस रहेगी। एग्जामिनर क्या करेगा, वन हैंड से होल्ड करेगा डिजिटल फोर आर्म पे, एंड होल्ड करने के बाद पेशेंट को बोलना है कि बस, एग्जामिनर बोलेगा पेशेंट को कि बस आपको फ्लेक्स से एक्सटेंड करना है। इतना ही इस टेस्ट में करना होता है, फोर आर्म को एक्सटेंड करना होता है, जिसमें कि इंडिकेट करेगा मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस पेन को।
ओके, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, यही सेम है। एंड नेक्स्ट इज अ इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में क्या होता है कि हम एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ईएमजी कराते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्व कंप्रेशन भी हो सकती है, इसलिए उसे पता करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्या करता है, हेल्प करते हैं मैं डायग्नोज करने में। एंड बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोज होते हैं, तो इसलिए स्पेशल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से और पेशेंट का असेसमेंट बहुत अच्छे से लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोस करना भी आपको अच्छे से समझना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब प्रॉपर आप असेसमेंट लेंगे, अच्छे से उसका इन्वेस्टिगेशन से देखेंगे, उसका अच्छे से एक्सरे एमआरआई उसका देखेंगे, तो उसी से आपको पता चलेगा। एक्सरे एल्बोज डोइंट नथिंग इज जस्ट सीन इन एक्सरे बट इट वे रूल आउट ऑफ अर्थराइटिस या डिजेनरेटिव चेंजेस। एक्सरे में वैसे कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारी टेंडेंस पे प्रॉब्लम है, बट हम एक्सरे इसलिए कराते हैं कोई डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पे कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, इसलिए हम इसको एक्सरे कराते हैं। एमआरआई कराएंगे, एमआरआई क्या करेगा, हमारे एल्बो पे डिटेक्ट करेगा कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कहाँ पे टीयरिंग हुई है हमारे टेंडेंस में, सॉफ्ट टिश्यूज अडीमा कहाँ अराउंड, मीन्स जो हमारा फ्लेक्सर टेंडन है उसके अराउंड सॉफ्ट टिश्यूज जो अडीमा है वो देखने को मिलेगा एमआरआई के थ्रू। थिकनिंग तो नहीं हुई है, वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है, ये सारा कुछ हमें पता चला। ईएमजी जैसे कि हमने आपको बताया कि अल्नार नर्व कंप्रेस तो नहीं हुआ है, इसलिए हम कराते हैं। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस कराएंगे, अल्ट्रासाउंड डिग्री ऑफ टेंडन, कितना डिग्री टेंडेंस डैमेज हुआ, टेंडन ग्रेड 1 ग्रेड 2 या ग्रेड 3 डिग्री, तो ये हम असिस करके भी पता करते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो सेकेंड डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री में पेशेंट को थोड़ा सा पेन हो रहा है पर एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, तो ये हम असिसमेंट में भी करते हैं। पर हमें अच्छे से पता करना है तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि जो हमारा टेंडन है वो कितना उसमें टीयरिंग हुई है। नेक्स्ट इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स अल्नार नर्व इंटरपमेंट, मीन्स जिसे हम बोलते हैं क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, क्योंकि ये अल्नार नर्व है, यहाँ पे अगर कंप्रेशन पेशेंट को हो रहा है, नमनेस हो रही है, तो यहाँ पे डायग्नोस करने के लिए आपको अल्नार नर्व इंटरप्शन भी इंटरपमेंट तो नहीं है, फ्लेक्सर प्रोनेटर मसल्स स्ट्रेन तो नहीं हुआ है, इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी तो को नहीं है कोई, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस साइनोवाइटिस हो गया, बाइसेप्टिल एपोन्यूरोसिस तो नहीं हुआ है, मीडल एपिकॉन्डल अवर्जन फ्रैक्चर्स तो नहीं है। तो ये सारे एग्जामिन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए आपको क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है मे भी गोल्फर एल्बो ना हुआ हो, अदर कंडीशंस हो, तो इसलिए जब आप अच्छे से असेस करेंगे, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को ही डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हम पीटी ट्रीटमेंट में हम डिस्कस करेंगे नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि आप जानते ही हैं, राइस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हैं। तो राइस प्रोटोकॉल में फर्स्ट कहता है रेस्ट एंड आइस, आइस फॉर हमारा आइस एंड सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशंस। तो आइस द इंजरी फॉर 2 days 15 minutes एट ए टाइम अप टू 6 times, अप टू 15 minutes टाइम अप टू 6 times a days। मीन्स इसमें क्या होता है कि यदि कोई एक्यूट कंडीशन है, 2 या 3 days हुए हैं, तो उस कंडीशन में यदि पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि आप आइस का यूज़ करो, क्रायोथेरेपी का यूज़ करो, दिन में 5-6 बार यूज़ करो एंड 15 मिनट्स के लिए। ओके, एडवाइस करेंगे, जो कि ये क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारे पेन को कम करने में। एंड पेशेंट को आप बोलेंगे रेस्ट करने के, जितना ज़्यादा पेशेंट रेस्ट करेगा उतना जो टीयरिंग है वो कम रहेगी, और हो सकता है कि हमारे जो कुछ फाइबर्स टीयर हुए हैं तो वो हो सकता है फिर से उनमें रिकवरी हो जाए। एंड ड्रग्स आप पेन किलर्स पेशेंट को बता सकते हैं, इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए आप ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, एनएसआईडीएस एंड एल्बो काउंटर फोर्स ब्रेश का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ फाइबर्स अगर टीयर होते हैं तो हम क्या ब्रेश का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, इमोबलाइज रहेगा पेशेंट, और धीरे धीरे वहाँ पे हमारे जो फाइबर्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे, पेन भी कम रहेगा एंड अदर चांसेस नहीं होगा, सेकेंडरी कोई कॉम्प्लिकेट नहीं होगा कि और ज़्यादा फाइबर्स हमारे वर्स्ट हो जाएं या हमारे टेंडेंस और ज़्यादा टीयर्ड हो जाए। ओके, स्टेरॉइड इंजेक्शंस, तो ये तो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है नॉन ऑपरेटिव। ब्रेस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जो हम ब्रेस का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ब्रेस देते हैं, ये क्या है, वेयर द ब्रेस एंगल इनवर्ड एंड बिलो योर एल्बो टू टारगेट एंड रिलीविंग पेन एसोसिएटेड विद द गोल्फर एल्बो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। जब ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हुआ है उसके बाद आपको पीटी मैनेजमेंट कैसे करना है। आफ्टर 6 मंथ यदि सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हुए,
सर्जरी की हमें रिकमेंडेड है, सर्जरी करानी ही करानी, तो आफ्टर सर्जरी आप जब पीटी ट्रीटमेंट देंगे तो उसे हम बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर क्या रहेगा, मिनिमल इन्वेसिव मेथड रहेगा, अल्ट्रासाउंड गाइड रिमूव ऑफ स्कार टिश्यूज रीजन ऑफ द टेंडन पेन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या रहेगा हमारा पोस्ट ऑपरेटिवली, कुछ हमारे गोल्स रहेंगे पोस्ट ऑपरेटिव। सबसे पहले हम गोल बनाते हैं कि हमें कैसे कैसे ट्रीट करना है। तो फर्स्ट हमारा गोल टू रिड्यूस एल्बो पेन, second is a preserving movement of a affected limb, third is a improved grip, strength and endurance to facilitation of tissues repairs, restoration of a normal joint range of motion and functions, restoration of a normal muscles length, strength and the movements pattern to prevent further deteriorations. Next last जो कि हमारा return to sports activities in a previous work। तो हम समझते हैं मैनेजमेंट में फर्स्ट जो हमारा रहेगा रेस्ट। रेस्ट में क्या है कि आप पेशेंट को कोई भी जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं करने देना है आपको, जिससे कि पेन है धीरे धीरे कम हो जाए। आइस मसाज, जैसे कि हमने आपको बताया कि मीडियल जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको क्या करना है, एल्बो जॉइंट पे आइस का यूज़ करना है, जिससे कि पेन भी कम होगा, इन्फ्लेमेशंस भी कम होगी, टेंडनेस है तो वो कम हो जाएगी। जैसे कि आप क्रायोथेरेपी का जो इफेक्ट है वो अच्छे से समझते होंगे आई होप। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि यदि पेन इन्फ्लेमेशन है किसी एरिया पे तो आप वहाँ पे आइस का यूज़ कर सकते हैं। तो डोजेस क्या रहेगा, 10 to 15 मिनट्स रहेगा, 2 to 3 टाइम्स अपर डे। मोडेलिटीज़ क्या यूज़ करेंगे, यदि धीरे धीरे क्रोनिक कंडीशंस होती जा रही है पेशेंट की तो आप क्या करेंगे वहाँ पे हॉट फॉर्मेंटेशंस का यूज़ करेंगे, आप पेशेंट को हॉट अल्ट्रासाउंड्स देंगे, आप मोडेलिटीज़ का यूज़ करेंगे। आप एक्यूट कंडीशंस में भी अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं पर उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम रहेगी। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी देंगे। 1 मेगाहर्ट्ज़ थेरेपी जो होती है वो हम एक्यूट और क्रोनिक कंडीशंस दोनों में ही देते हैं। एक्यूट कंडीशन में क्या रहेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम रहेगी, एंड क्रोनिक कंडीशन में फ्रिक्वेंसी है जो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। विद 1 मेगाहर्ट्ज़ फॉर 7 मिनट्स इन कंटिन्यूअस केस मीन्स एक्यूट कंडीशन में। क्रोनिक कंडीशन में हम पल्स मोड में अल्ट्रासोनिक थेरेपी देंगे 3 मेगाहर्ट्ज़ की, एंड अप्लाई ओवर द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, जिससे कि हमारा जो टेंडनेस है वो रिड्यूस हो जाए। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक थेरेपी का यूज़ करते हैं जो कि पेन को कम करता है। उसका जो फ्रिक्वेंसी रहेगा 10 to 15 हर्ट्ज़ का रहेगा। वंस ए वीक फॉर 3 सेशन, एक वीक में कितने सेशन रहेंगे, 3 सेशंस रहेंगे। और पेन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, IFT यूज़ कर सकते हैं, टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेज़र लो लेवल लेज़र थेरेपी यूज़ करेंगे क्योंकि टेंडेंस प्रॉब्लम है, ऑन्टोफॉसिस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारी सारी होगी मोडेलिटीज़। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज समझते हैं। तो एक्सरसाइज वीक 1 and 2 आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव क्या आप एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे। फर्स्ट जब जो हमारा वीक फर्स्ट में रहेगा प्रोटेक्शन एंड अर्ली मोशंस के लिए। तो गोल्स क्या रहेगा, कंट्रोल पेन स्वेलिंग, प्रोटेक्ट सर्जिकल साइट, जो भी सर्जिकल एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना है, बिगिन जेंटल रेंज ऑफ मोशंस एंड वियर इज स्प्लिंट और अ ब्रेश फॉर अ इमोबिलाइजेशन, क्योंकि सर्जरी हुई है वहाँ पे, हमारे सर्जरी हुई है तो कुछ इंजरी और ना हो जाए, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, एंड और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए इस कुछ दिन के लिए 1-2 दिन के लिए हम इमोबलाइज रखेंगे एल्बो को, जिससे कि वहाँ हीलिंग अच्छे से हो सके। अवॉइड लिफ्टिंग ग्रिपिंग और एनी एक्टिविटीज़ दैट इज स्ट्रेस टू द एल्बो। जेंटल ROM क्या, जेंटली आप क्या क्या एक्सरसाइज कराएंगे 1 to 2 वीक्स, आफ्टर 1 वीक्स के बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। स्टार्टिंग में तो हम उसे इमोबलाइज रखेंगे। रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराएंगे, एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराएंगे, फोरआर्म प्रोनेशन एंड सुपिनेशन एक्सरसाइज कराएंगे। तो ये कुछ इसका जो परफॉर्मेंस डोज रहेगा 10 रेपिटेशन 3 टाइम्स अ डे, 10 रेपिटेशन 3 टाइम्स अ डे एंड परफॉर्म 10 रेपिटेशन 3 टाइम्स अ डे। दिन में 3 बार आपको 10 रेपिटेशन तो कराने ही एक्सरसाइज के। ओके, नेक्स्ट क्या कराएंगे आप, इंटरमिटेंट मोशंस एंड स्ट्रेंथनिंग। इंटरमिट इंटरमीडिएट मोशंस क्या कराएंगे, कंटिन्यू जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करानी है आपको, कंटिन्यू करानी है, पैसिव करानी है, पेशेंट को एक्टिवली कर नहीं पाएगा और बहुत कम आपको उसमें फोर्स लगा के कराना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं रेपिटेटिव 10 टाइम्स एंड 15 to 20 मिनट्स के लिए होल्ड रख सकते हैं। विगिन आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग क्या रहेगा, आइसोमेट्रिक रिस्ट फ्लेक्शन, आइसोमेट्रिक रिस्ट एक्सटेंशन, आइसोमेट्रिक फोरआर्म प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम स्टार्ट कराते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए पेशेंट की। स्टार्टिंग में आइसोमेट्रिक रहती है, धीरे धीरे हम उसे थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करते जाते हैं अपना फोर्स को, एंड उसका जो रेपिटेशंस है उन्हें बढ़ाते जाते हैं। एडवांस स्ट्रेंथनिंग एंड रिटर्न टू फुल एक्टिविटीज़। एडवांस स्ट्रेंथनिंग के लिए आप क्या कराएंगे, कंटिन्यू रेंज ऑफ मोशन एंड आइसोमेट्रिक एक्सटेंटिंग एक्सरसाइज कराते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप क्या करेंगे, लाइट वेट का यूज़ करने लगेंगे, मीन्स रजिस्टेंस देने लगेंगे पेशेंट को आप।
लाइट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। लाइक रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विद अ लाइट वेट, मीन्स डंबल्स का यूज कर सकते हैं, लाइट वेटेड डंबल्स। फोर आर्म प्रोनेशन एंड सुपिनेशंस, लाइट वेट एंड ग्रिप स्ट्रेंथनिंग। प्राइमेटिक ड्रिल्स, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स। ओके, और क्या क्या एक्सरसाइज करा सकते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस करा सकते हैं, गोल्फर एल्बो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस एक्सरसाइज में क्या कराएंगे, रिस्ट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रिस्ट स्ट्रेचिंग कराएंगे, फोर आर्म प्रोनेशन सुपिनेशन, इसेंट्रिक रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड इसेंट्रिक रिस्ट एक्सटेंशन, ग्रिप स्ट्रेंथनिंग, फोर आर्म प्रोनेशन सुपिनेशंस एंड रजिस्टर्ड एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये सारी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए होती हैं। जब पेशेंट का आफ्टर 3 to 4 वीक्स हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी के, तो उसके बाद आप ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को करा सकते हैं। होममेड एक्सरसाइज करा सकते हैं, होममेड आप पेशेंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एक चार्ट है इसमें डिस्कस करेंगे, रिस्ट एंड एल्बो स्ट्रेचिंग। तो कैसे रिस्ट एंड एल्बो स्ट्रेचिंग करानी है, फर्स्ट इज अ रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच एंड रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच। तो पेशेंट्स को आप सेल्फ एडवाइस दे सकते हैं, पेशेंट को खुद से होम एडवाइस दे सकते हैं कि पेशेंट खुद से कर सकता है। तो कैसे करनी है, यूज योर अनअफेक्टेड हैंड टू बेंड द अफेक्टेड रिस्ट डाउन एज अ सो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से आपको करनी है। कीप द एल्बो स्ट्रेट एंड द अफेक्टेड साइड द इंटायर टाइम। रेपिटेड क्या रिपीटेशंस रहेगा, 3 टाइम्स रिपीटेशंस रहेंगे। होल्ड रखना है 30 सेकेंड्स के लिए, 2 टाइम्स अ डेज परफॉर्म। रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच सेम ऐसे करना है, ऐसे बस आप क्या पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपको यहाँ पे अपनी जो फोर आर्म है उसे फुल एक्सटेंशन में रखना है एंड देन उसके बाद रिस्ट को एक्सटेंड करना है और उसे रजिस्ट करना है। रिस्ट सुपिनेशन स्ट्रेच, रिस्ट सुपिनेशन स्ट्रेच है पेशेंट को सेल्फ करनी है ये खुद से एक्टिवली। रेस्ट योर आर्म ऑन अ टेबल्स देन ग्रास्प योर रिस्ट एज सो जेंटली, टर्न योर अफेक्टेड रिस्ट टुवर्ड palm face up and keep your elbows straight and gently hold this table। ओके, एंड रेपिटेशन जो रहेंगे 3 टाइम्स रहेगा, होल्ड 30 सेकेंड्स के लिए, परफॉर्म 3 टाइम्स अ डेज। एंड देन रिस्ट प्रोनेशन स्ट्रेच। रिस्ट प्रोनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करना है कि रेस्ट योर आर्म, जैसे आपको पेशेंट को बताना है कि आपको फोर आर्म को है रेस्ट रख करके रखना है टेबल्स पे एंड अपने अनदर हैंड से रिस्ट को ग्रिप करना है एंड जेंटली उसे टर्न करना है, फेस डाउन करना। अभी क्या सुपिनेशन में फेस अप करना था, भी सुपिनेट करना था एंड देन इसमें क्या करना है, प्रोनेट करना है और उसे रेजिस्टेंस देना है, स्ट्रेच करना है। ओके, कीप योर एल्बो स्ट्रेट एंड रेस्टिंग ऑन अ टेबल ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। रेपिटेशंस रहेगा 3 टाइम्स का रहेगा, होल्ड कितनी देर, 30 सेकेंड्स के लिए, परफॉर्म 2 टाइम्स अ डेज। अल्नार डेविसन स्ट्रेच, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच देना है, जैसे पेशेंट का जो पोजिशंस रहेगी वही सेम पोजिशंस रहेगी, यहाँ पे बस पेशेंट को अल्नार डेविएशन करना है एंड अनदर हैंड से थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। ग्रैस्प योर हैंड एंड बेंड टुवर्ड द लिटिल फिंगर एंड साइड एज अ सोन। रेपिटेशंस रहेगा 3 टाइम्स का, होल्ड 30 सेकेंड्स के लिए एंड परफॉर्म 2 टाइम्स अ डेज। सेम एज अ रेडियल डेविएशन स्ट्रेच। ओके, नेक्स्ट इज अ रिस्टोर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। इसे स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को रिस्टोर करने के लिए आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग करानी होगी। ओके, तो इसमें क्या कराते हैं पेशेंट को, रिस्ट एक्सटेंशन आइसोमेट्रिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट को एक्सटेंड करना है एंड पेशेंट को बोलना है कि आपको अदर हैंड से इसे थोड़ा सा बैंड करके रखना है। ओके, रिस्ट फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लेक्शन कैसे करना है आइसोमेट्रिक्स। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि रिस्ट का आइसोमेट्रिक्स कैसे कराएंगे, हैंड का आइसोमेट्रिक्स कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनदर हैंड से हमें रजिस्ट करना है जब पेशेंट रिस्ट को एक्सटेंड करना है एंड फ्लेक्शन करना है तो पेशेंट को फ्लेक्स करने में उसे रजिस्ट करना है। रिस्ट रेडियल डेविएशन इज आइसोमेट्रिक्स एंड द रिस्ट अल्नार डेविएशन आइसोमेट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड नेक्स्ट इज आइसोमेट्रिक रिस्ट प्रोनेशंस एंड आइसोमेट्रिक रिस्ट सुपिनेशंस। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्लेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसकी जो पोजिशंस है वो क्या है। सारी सिटिंग पोजिशंस में, रेस्टिंग पोजिशंस में है पेशेंट। ओके, एंड देन उसके बाद प्लेस योर अफेक्टेड फोर आर्म ऑन अ टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल पे एंड पॉइंट टू साइड। प्लेस योर पाम ऑफ अनअफेक्टेड हैंड जो कि है एंड रिस्ट एंड थंब एरिया ऑफ द अफेक्टेड आर्म एंड अटेम्प्ट टू रोटेट योर अफेक्टेड फोर आर्म टू पॉइंट्स द पाम अप
your hand downward, register the motion and your unaffected hand hold, relax and repeat it. बस कुछ नहीं करना है इसमें। रिस्ट को प्रोनेशन, जैसे पेशेंट को रिस्ट प्रोनेशन है, पेशेंट को प्रोनेट करना है, तो पेशेंट को अनदर हैंड से बोलना है कि आपको रजिस्ट करना है। पेशेंट का रिस्ट सुपिनेशंस होगा तो पेशेंट को आपको बोलना है कि जैसे आप पेशेंट सुपिनेट करना है बस उसे रजिस्ट करना है। और इसमें कुछ नहीं है कि बस क्योंकि हमें ये आइसोमेट्रिक से हमें थोड़ा स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो खुद से सेल्फ रेजिस्टेंस ही देना है। यहाँ पे फुल मोशन स्ट्रेंथ है। फुल मोशन स्ट्रेंथ में क्या होता है कि हम कुछ वेट का यूज़ करके पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज कराते हैं। लाइक जैसे कि बाइसेप्स कर्ल हो गया। बाइसेप्स कर्ल थोड़ा सा लाइट वेटेड हम ले लेंगे डम्बल्स को, उसका पेशेंट को 12 रेपिटेट करना है 15 टाइम्स एंड सेट कुछ बना देंगे 4 सेट करने हैं पेशेंट को 3 टाइम्स अ डेज। टेबल पुशअप्स कराएंगे। रिस्ट एक्सटेंशन एंड फ्री वेट था, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस टाइप से आपको पेशेंट को बताना है कि ऐसे आपको करना है रिस्ट एक्सटेंशन। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट कर्ल जो कि फ्लेक्शन पे है, किस टाइप से पेशेंट को करना है। रिस्ट वेट प्रोनेशंस किस टाइप से करना है। लाइट वेटेड यूज़ करना है डंबल्स, धीरे धीरे आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर सकते हैं। फ्री वेट सुपिनेटिन एंड प्रोनेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा जो सारी एक्सरसाइज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और धीरे धीरे ये सारी होम एडवाइस एक्सरसाइज है। पेशेंट को होम एडवाइस कर सकते हैं आप कि पेशेंट को कैसे अपनी स्ट्रेंथ को और फिर से रिगेन करना है। प्रिवेंशंस क्या रहेंगे। अवॉइड रेपिटेटिव टास्क, कोई भी रेपिटेटिव टास्क नहीं होना चाहिए। डू फोर आर्म एक्सरसाइज, टेक ब्रेक, वार्म अप एंड स्ट्रेच, प्रॉपर प्लेइंग टेक्निक्स, ट्राइंग टू यूज एल्बो स्ट्रैप या ब्रश का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी प्लेयर्स है उसके लिए लिफ्ट प्रॉपरली, यूज़ द राइट इक्विपमेंट्स एंड यहाँ पे आप बता सकते हैं कि पेशेंट को एक प्रोसीजर जिसका रहता है गेमिंग का, वो प्लेइंग का, वो एक करेक्ट होना चाहिए। ओके, फॉल्टी पोस्टर्स नहीं होना चाहिए, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।